जिसके पास धैर्य है वो जो चाहे वो। ठीक, चलिए अब हम अगले टॉपिक पर आते हैं जो एक्चुअली हमें पढ़ना है। यहां देखिए आप, पदार्थ। एक्चुअली इसे हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। अगर हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो हम कहेंगे अणु, परमाणु, हाँ या ना, फिर नाभिक, फिर, ठीक है। लेकिन यहां हम पढ़ रहे हैं एक्चुअली बल। क्या पढ़ रहे हैं? और बल में हम कितने प्रकार से, जैसे अभी हम पढ़ते हैं पृष्ठ तनाव, अभी हम पढ़ेंगे श्यानता, फिर हम पढ़ेंगे केशिकत्व, हम पढ़ेंगे असंजक बल एवं, अरे क्लियर है? हम पढ़ेंगे आगे जाकर के और एक दो प्रकार के बल होते हैं जिसको हम वायु दाब कहते हैं। ओके, द्रवों द्वारा लगाया गया था। बहुत सारी चीजें पढ़ना, तो इन्हें एक सिस्टमेटिक तरीके से हमें जमाना है कि कब हम पृष्ठ तनाव पढ़ें, कब हम केशिकत्व पढ़ें, कहां पर हम प्रत्यास्था पढ़ें। ओके, जब इनको हम पढ़ते हैं तो हम इनको जमाने के लिए हमने एक सीरीज बनाई है। देखें आप, सीरीज कैसी बनाई है कि ब्रह्मांड में उपस्थित कोई भी वस्तु जिसका एक भार होता है, जिसका एक आकार होता है, चाहे वो दिखाई दे या दिखाई, हाँ या ना, जैसे हवा हमें दिखाई नहीं देती लेकिन फिर भी एक पदार्थ है। तो जिसका द्रव्यमान होता है, जिसका आकार होता है, जिसका आयतन होता है, उसे हम पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? अरे क्लियर है? अच्छा, एक बात मैं क्लियर कर दूं, बहुत ज्यादा जगह जरूरत पड़ेगी। जब भी किसी पदार्थ की बात आती है, जब भी किसी पदार्थ की बात आती है, तो वो ठोस, द्रव या गैस, ठोस, द्रव या गैस, तीन कंडीशन में पाया जाता है। काय में? ओके, अब ये ठोस, द्रव, गैस कैसे बन जाता है देखें जरा। कोई भी पदार्थ आपको पता है कि वो अणुओं और परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ये है अणु, ठीक है? ये उस पदार्थ के क्या हैं? अब आपको परमाणु बता दें हम। ये अणु है, ये मान के चलिए अणु एक प्रकार का घर है। और जैसे घर में कमरे होते हैं, कमरों से मिलकर के हर एक घर कंप्लीट होता है। नहीं आ रही बात समझ में? और घरों से मिलकर पूरा गांव कंप्लीट होता है। तो गांव को मान लीजिए कि एक पदार्थ है, हाँ है ना? गांव के अंदर घर है और घर के अंदर कमरे। ओके, तो इन अणुओं के अंदर होते हैं परमाणु। अणुओं के अंदर अब अलग अलग प्रकार के, किसी पदार्थ में एक अणु के अंदर 2 परमाणु, किसी के अंदर एक अणु के अंदर 5 परमाणु, किसी के अंदर एक अणु के अंदर 7 परमाणु, कोई में एक अणु के अंदर 3 परमाणु, हाँ या ना? ये अलग अलग पदार्थों पर निर्भर करता है, लेकिन एक बात तय है कि अणुओं के अंदर क्या होते हैं? अरे क्लियर है? तो स्वभाव जो तय करते हैं, उस पदार्थ का स्वभाव, उस पदार्थ का स्वाद, उस पदार्थ की क्रियाएं, वो तय करते हैं ये परमाणु। कौन तय करते हैं? याद रखिएगा, परमाणु तय करता है कि पदार्थ का स्वाद, पदार्थ का काम, पदार्थ का व्यवहार वो कैसा होगा। ओके, कौन तय करेगा? परमाणु। लेकिन वो ठोस होगा, द्रव होगा या गैस होगा, ये तय करेगा अणु। कौन तय करेगा? अरे क्लियर है? क्यों अणु तय करेगा? ये बात देखिए, अगर इन अणुओं के बीच इतना बढ़िया जोर से इन दोनों के बीच लगने वाला बल बिल्कुल चौकस है, हार्ड है, इन्हें कोई हिला नहीं सकता, तो ये कहलाएगा ठोस। क्या कहलाएगा? अब देखिए, यही पदार्थ अगर इनके बीच लगने वाला बल थोड़ा कमजोर है, तो जहां पर भी, अब देखो इसको रख दोगे तो ये आकार नहीं मिटेगा। क्यों नहीं मिटेगा? क्योंकि ये बंधा हुआ है। अब अगर ये पदार्थ में ये कमजोर है, तो कहीं पर इनको रखोगे तो मान के चलिए, सोचिए ये मोती है, सोचिए मन में मोती है, और अगर ये मोती बंधे नहीं है और आप रखोगे तो बिखर जाएंगे।
कि नहीं बिखर जाएंगे? बस द्रव में ऐसे ही होता है कि इसके जो अणु है वो ऐसे जमीन में बिखर जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके बीच में बनने वाले बंध जो हैं, इनके बीच लगने वाला जो बॉन्ड है वो उतना दमदार नहीं है। अरे क्लियर है? और तीसरा, अगर उससे भी कमजोर हो जाए, अगर उससे भी कमजोर हो जाए लगने वाला बल और ज्यादा कमजोर हो जाए तो ये अणु दूर दूर हो जाएंगे और हम कहेंगे कि ये गैस है। क्या है ये? यही कारण है कि आपके पास बर्फ है, बर्फ है यानी उसके अणु एक दूसरे से जोर से, आपने नीचे से टेम्परेचर दिया, आग दी, आग एक प्रकार की एनर्जी है, इस एनर्जी ने इन बॉन्ड को तोड़ने दिया, कमजोर कर दिया। क्या कर दिया? अभी तोड़ा नहीं है, क्या किया? कमजोर कर दिया और ये द्रव में बदल गया। आपने और गर्म किया, अब बॉन्ड टूट गए और अणु कहां चले गए? दूर दूर। और अब ये क्या बन गई? भाप। भाप यानी गैस। ओके, तो पदार्थ जो है, एक ही पदार्थ तीन अवस्थाओं में पाया जा सकता है और इसका व्यवहार नहीं बदलता। मैंने कहा व्यवहार, स्वाद और इसका स्वभाव नहीं बदलेगा। बर्फ का, पानी का और भाप का स्वभाव एक ही होता है, बस बदलता क्या है? आकार। बदलता क्या है? ओके, नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है? अब देखिए, मान के चलिए ये पदार्थ 1 किलो है, छोटा सा है। क्यों? क्योंकि ये आपस में बिल्कुल सट के बंधे हैं। हम 5-7 लोग हैं, मान के चलिए हम अणु हैं, बिल्कुल सट के खड़े हो जाएं। कैसे खड़े हो जाएं? हम हो गए ठोस। ओके, अब देखिए यही चीजें थोड़े दूर दूर हो जाएं, थोड़े दूर दूर, ये क्या हो गए? द्रव। अभी भी हम 1 किलो के हैं, लेकिन आपने एक बात देखा होगा, हमारा एरिया बढ़ गया। एरिया क्यों बढ़ गया? क्योंकि हम दूर दूर खड़े हो गए। हम कैसे खड़े हो गए? अब देखिए हम और दूर दूर खड़े हो जाएं। हाँ है ना? एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां। हम अभी भी 10 ही लोग हैं, 10 ही लोग। अभी भी हमारा वजन कितना है? 1 किलो। कितना है? हमारा द्रव्यमान नहीं बदला है, लेकिन हमारा एरिया बढ़ गया है, नहीं बदला। निश्चित है? तो जब कभी हम कहें कि द्रव्यमान, एक निश्चित द्रव्यमान में जितना आकार लिया जाता है उसे हम कहते हैं घनत्व। घनत्व यानी डेंसिटी। घनत्व यानी घनापन। आप जितने ज्यादा कंप्रेस होकर पास में रहोगे, कहा जाएगा घनत्व ज्यादा है। घनत्व यानी गाढ़ापन। गाढ़ापन यानी भीड़। भीड़ यानी पास पास। ओके, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है, घनत्व और आयतन की। कहेगी आयतन का मतलब होता है आकार, आयतन का मतलब, और घनत्व का मतलब होता है पास पास और दूर दूर। ओके, अब देखिए अगर आपका यहां देखें घनत्व बहुत ज्यादा है, यहां घनत्व क्यों? क्योंकि कैसे है? ओके, घनत्व ज्यादा है, आयतन कम। ओके, अब देखिए आयतन बढ़ गया तो घनत्व, ओके, और आगे गए घनत्व, सॉरी, आयतन और बढ़ गया, आयतन और बड़ा हो गया, घनत्व नहीं आ रही बात समझ में? यानी घनत्व और आयतन एक दूसरे के विरोधी हैं। एक ही पदार्थ का, पदार्थ एक ही हो, हम उसका आयतन और घनत्व परिवर्तित कर सकते हैं। आप घनत्व बढ़ाओगे, घनत्व बढ़ाओगे, याद रखना, घनत्व बढ़ाओगे यानी पास पास कर दोगे। घनत्व बढ़ाओगे यानी आपने घनत्व बढ़ाया यानी आयतन, ओके, आपने आयतन बढ़ाया यानी
आपने आयतन कम कर दिया, गाना तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसकी जरूरत सबसे ज्यादा पढ़ना है। ओके, हम 1 मिनट में चाय पी करके आ रहे हैं, फिर इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? देखो एक बात याद रखिएगा, आप यदि एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्वेश्चन यहां से आने हैं, अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। अच्छा ईमानदारी बताइए, अभी आप रिवीजन करते हैं, नोट से रिवीजन करते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं, तो आपको रटना तो नहीं पड़ रहा? क्वेश्चन क्लियर है आपके? ठीक है, यहां देखें तो ये सारी किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं, ये सारी बातें हो गई हैं। अब देखें पदार्थ के सामान्य गुण। अब देखो पहली बात तो गुण को अगर हम केमिस्ट्री के आधार पर पढ़ें तो अलग होते हैं, लेकिन हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स के आधार पर। क्या के आधार पर? तो देखें हमने आपको ये बात बिल्कुल क्लियर कर दी है कि अगर आप पदार्थ की बात कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में, अभी हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो दिमाग में ये चलना चाहिए कि फिजिक्स में कौन कौन से बल हम पढ़ सकते हैं। ठोस में कितने प्रकार के बल, द्रव में कितने प्रकार के बल, और गैस में। अरे क्लियर है? अभी हमारे लिए दिमाग में केमिस्ट्री नहीं रखना है। ये देखे ठोस में यदि हम बात करें तो 2 प्रकार के बल हम पढ़ेंगे,
एक विरूपण और एक प्रत्यास्था। ओके, क्या पढ़ेंगे? अरे क्लियर है? ठीक है। जब हम द्रव अवस्था को पढ़ेंगे तो हम यहां पर दाब पढ़ेंगे, हम यहाँ तैरने का सिद्धांत पढ़ेंगे, हम यहाँ केशिकत्व पढ़ेंगे, या हम शयांता पढ़ेंगे, और यहां पर हम पृष्ठ तनाव पढ़ेंगे। भैया ये कंप्यूटर में भयानकता नहीं है, ये श्यानता है। ओके, ये चूंकि फोन चेंज हो जाते हैं कंप्यूटर में डालने पर, तो ये उसकी मिस्टेक है। क्लियर है? अब देखें, अगर हम गैस में पढ़ेंगे तो हमें यहां पर पढ़ना है वायुमंडलीय दाब। क्या पढ़ना है? यानी इतने प्रकार के बल अभी हमें पढ़ना है। सुन रहे हो? और इसके अलावा भी 2-3 प्रकार के और बल पढ़ना है। ससंजक बल, असंजक बल, अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल। ओके, ये बात की बातें हैं, लेकिन अभी वाली बात समझ में आ गई? तो पहला पॉइंट हमारा आता है विरूपण। हाँ है ना? ये विरूपण कहलाता क्या है? देखिए, ये शब्द अंग्रेजी में लिखा है डीफॉर्मिंग। फॉर्मिंग यानी किसी चीज को बनाना। ओके, और डीफॉर्मिंग यानी किसी चीज को मिटाना। यह साइंस में बनाना और मिटाना नहीं होता, साइंस कहती है परिवर्तन। साइंस क्या कहती है? साइंस बनाने और मिटाने को नहीं जानती। जैसे सामान्य तौर पर ये एक पेन है, हमने इसको टेढ़ा कर दिया, आपकी नजर में ये मिट गया, लेकिन साइंस की नजर में इसका आकार परिवर्तन हो गया। क्या हो गया? या तो आकार परिवर्तन हो गया, या आयतन परिवर्तन हो गया, या घनत्व परिवर्तन हो गया। अरे क्लियर है? तो जब हम किसी वस्तु पर बल लगाएं और बल लगाने पर उसका आकार बदल जाए, या आयतन बदल जाए, या घनत्व बदल जाए, या तीनों एक साथ बदल जाएं, तो इस पूरी प्रोसेस को हम कहेंगे विरूपण। क्या कहेंगे? सीधी बात, हमारे पास एक लोहे का गोला था, हमने गलाकर तार बना दिया, विरूपण हो गया। हमारे पास एक लोहे का गोला था, हमने चपटा करके उसे बॉक्स बना दिया, विरूपण हो गया। सीधी बात, आकृति, आकार, घनत्व, आयतन, इनमें चेंजेस आ जाएं तो ये कहलाता है विरूपण। और दुनिया की कोई भी वस्तु हो, उस पर यदि बल लगाया जाए तो उसमें विरूपण। जैसे आपके हाथ में टमाटर दे दिया जाए, आप उस पर बल लगा दो, विरूपण हो जाएगा, टूट जाएगा। अरे क्लियर है? लेकिन हाँ, एक बात याद रखिएगा, विरूपण करने के लिए हमें अलग अलग बल की आवश्यकता पड़ती है। जैसे अगर आपको एक टमाटर हाथ में दे दिया जाए तो आप आसानी से विरूपित कर देंगे, लेकिन हम लोहे का गोला दे दें, सुन रहे हो, तो उसे विरूपित करने के लिए बहुत ज्यादा बल चाहिए। अब ये बहुत ज्यादा बल क्यों चाहिए? हमें कोई भी काम करने के लिए बल की आवश्यकता क्यों पड़ती? वो ऑटोमेटिकली क्यों नहीं हो जाता? जैसे ये पेन हमारी हथेली पर रखा है, हमें इसे चलाना है, हमें इसे ताकत लगानी पड़ रही, धक्का लगाना पड़ रहा। आखिर ये धक्का क्यों लगाना पड़ रहा? क्या आपने इस बात को कभी सोचा है? हमें दुनिया में हर काम को क्यों काम करने के लिए एनर्जी लगाना पड़ती है? एनर्जी इसलिए लगाना पड़ती है कि दुनिया में वो वस्तु अपने काम का विरोध करती है। पढ़ा था अपन ने। जैसे पेन रखा है तो ये स्थिर जड़त्व में है, इसे गुरुत्वाकर्षण खींच रहा है, हमें उतना बल लगाना पड़ेगा जितने में इसका घर्षण बल टूट जाए और गुरुत्वाकर्षण बल से ज्यादा ये चला जाए। नहीं आ रही बात? सुन, आ रही है? ये पंखा लगा हुआ है, हमें इसे चलाना है, अगर धक्का देना है तो उतना धक्का देना होगा जितने में इसका गति विराम जड़त्व तो खत्म हो जाए। और हाँ है ना? लेकिन इस पेन की जगह एक चट्टान रख दी जाए तो बहुत ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसका गुरुत्वाकर्षण ज्यादा है, उसका घर्षण ज्यादा। समझ में आ गई बात? क्योंकि न्यूटन की गति का तीसरा नियम कहता है हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया। ऐसे ही जब आप किसी वस्तु पर बल लगाते हो कि इसका आकार बदल दिया जाए, इसका आयतन बदल दिया जाए, इसका घनत्व बदल दिया जाए, तो उस वस्तु के अंदर ऑटोमेटिक एक बल लगता है जो इस काम का विरोध करता है। ओके?
और वो जितना ज्यादा विरोध करेगा आपको उतना ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। विरोधी जितना ताकतवर होगा आपको भी उतनी ताकत लगाना पड़ेगी। विरोधी कमजोर होगा आपको कम ताकत लगाना पड़ेगी। तो जब आप किसी वस्तु में आप लगाते हैं, विरूपण करने के लिए कोई बल लगाते हैं, तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली एक बल उत्पन्न हो जाता है जिसे हम कहते हैं प्रतिबल या प्रत्यानयन बल। सुन रहे हो? चलिए, तो ये डिफॉर्मिंग आपको समझ में आ गई है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। प्रत्यानयन बल, जब किसी वस्तु को विरूपित करने के लिए देखो उस पर कोई बल लगा, पिंड मूल स्वरूप से बनाए रखने के लिए विरूपणकारी बल के विपरीत दिशा में पिंड के अंदर एक अन्य बल उत्पन्न हो जाता है, उसे प्रत्यानयन बल कहते हैं। हाँ, प्रत्यास्था। क्या? अब प्रत्यास्था है क्या? देखें, दुनिया की कई वस्तुएं ऐसी पाई जाती हैं जिन्हें अगर उनको विरूपित किया जाए, उनका आकार बदल दिया जाए, तो वो अपने वापस मूल रूप में आने का प्रयास करती हैं और आ भी जाती हैं। और इसी गुण को हम कहते हैं प्रत्यास्था। जैसे आपके हाथ में इलास्टिक है, आपने खींचा, एक रबर है, आपने खींचा, आपने छोड़ा, वापस आ गया, है ना? अब इसका कारण क्या था वापस आने का? आपने विरूपण करने के लिए एक बल लगाया, रबर के अंदर खुद ही एक बल था जो उसका विरोध कर रहा था, वो वापस ले आया, आया ना? तो प्रत्यास्था आप समझ गए। लेकिन परीक्षा में प्रश्न ये नहीं आता कि प्रत्यास्था क्या है। परीक्षा में प्रश्न आता है कि अगर आपको एक रबर दे दी जाए और एक लोहे का टुकड़ा दे दिया जाए या इस्पात दे दिया जाए, इस्पात यानी लोहा, तो बताइए दोनों में प्रत्यास्थ कौन है? सबसे ज्यादा प्रत्यास्थ कौन है? गलत, लोहा है। कारण यह है कि रबर की प्रत्यास्था या रबर एक निश्चित सीमा तक तो बल सहन कर पाएगा, इसके बाद बल सहन टूट जाएगा। लेकिन लोहे पर आप कितने ही घन पटक दीजिए, कितना ही खींच दीजिए, वो उससे रबर से कई ज्यादा गुना आघात सह जाएगा, लेकिन अपने विरूपण को वापस लाने का प्रयास करेगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, रबर कम प्रत्यास्थ है जबकि स्टील ज्यादा प्रत्यास्थ है। ओके? क्योंकि जो ज्यादा बल सहन कर सकता है वो ज्यादा प्रत्यास्थ है। सब लोग यही आंसर, जैसे मान के चलिए मेरे हाथ में ये रबर है, आपको तुरंत में लग रहा है कि ये प्रत्यास्थ है, लेकिन ये ज्यादा बल सहन नहीं कर पाएगी। इसको ज्यादा खींचेंगे, उसकी प्रत्यास्थता समाप्त हो जाएगी, टूट जाएगी, हाँ है ना? तो बल के सहन करने की सीमा पर ही प्रत्यास्था निर्भर करती है। यानी रबर उतनी प्रत्यास्थ नहीं है जितनी कौन है? इस्पात। ओके, ठीक है। देखें, स्टील रबर की तुलना में, ये देखो, किसी वस्तु के लिए आकार आकृति में नियत परिवर्तन करने पर बल अधिक, वह वस्तु उतनी ही अधिक प्रत्यास्थ कहलाती जितना ज्यादा बल वह सहन कर पाती है। ठीक है? अब ये छोड़िए, विकृति का मतलब ही होता परिवर्तन। क्या होता है? अब आकार लंबाई में परिवर्तन आ जाए, चाहे चौड़ाई में परिवर्तन आ जाए, चाहे क्षेत्रफल में परिवर्तन आ जाए, किसी चीज में परिवर्तन आ जाए, क्या कहेंगे? विकृति। चलिए, अब आ गए, हमारा जो टारगेट है वो है द्रव, एक्चुअली द्रव है। और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है दाब यानी प्रेशर। क्या? ओके, देखिए आप, ये प्रेशर कहलाता क्या है? देखिए, दुनिया की कोई भी वस्तु जब बल लगाती है, देखिए बल, और अगर वो एक निश्चित स्थान पर क्या लगाए? बल। क्या लगाए? बल लगाए। और अगर हम उस बल को लगातार छोटा करते हैं, एरिया को छोटा करते जाएं, जैसे आपने एक बात देखी होगी,
एक पाइप से पानी आ रहा है, इतने चौड़े नाले में पानी आ रहा है। अब देखना, इस पाइप को, इतने चौड़े पाइप को हम लगातार क्या करते जाए, सकरा सकरा करते जाए, और सकरा और सकरा और सकरा और सकरा। पाइप जैसे जैसे सकरा होगा, आप घर में आप कहते हैं, आप क्या करते हैं, जैसे मान चलिए आप किसी पाइप से पेड़ सींच रहे हैं, आप उसमें क्या करते हैं, हाथ लगा लेते हैं, तो पानी का प्रेशर बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि आपने एक्चुअली उसका एरिया कम कर दिया, एरिया। अरे क्लियर है? तो दाब कहलाता है कि आपने एक निश्चित क्षेत्रफल पर क्या लगाया, बल। क्या लगाया? ओके। तो एक निश्चित क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को कहते हैं दाब। अब ये दाब दुनिया में हर चीज डाल सकती है। जैसे हवा दाब डाले, हवा कोई बल लगाए, हम खड़े हैं, हम यहां खड़े हैं, यहां से हवा आई, हवा ने हमें धक्का दिया, हमने अपनी भाषा में कहा कि हवा ने धक्का दिया, एक्चुअली साइंस कहेगी हवा ने बल लगाया, हवा ने, हम कहेंगे वायु दाब है। नहीं आ रही बात समझ में? एयर प्रेशर है, पानी धक्का लगाता तो पानी का दाब है। अगर कोई आदमी धक्का लगा दे तो हम कहेंगे पेशीय दाब है। तो अलग अलग दुनिया में कोई भी वस्तु दाब लगा सकती है, बस एक निश्चित क्षेत्रफल पर, निश्चित एरिया। देखिए अभी हम बल पढ़ रहे थे तो बल किसी कहीं भी लगा दो, लेकिन जब हम बल कहां लगाते हैं, एक निश्चित एरिया में लगाते हैं, तो उसे हम कहते हैं दाब। अब चाहे ठोस के द्वारा लगे, चाहे द्रव के द्वारा लगे, और चाहे गैस के द्वारा लगे, और इस दाब को नापा जाता है पास्कल। काय में? अरे क्लियर है? अब देखिए अभी जस्ट हमने पढ़ा था, अभी जस्ट हमने पढ़ा था, अब देखिए दाब की परिभाषा, बल बटे, बल बटे, क्लियर है? यानी यहां पर सुनिए, अगर आप बल बढ़ाओगे तो दाब बढ़ेगा। जैसे इस स्क्रीन पर हम धक्का दे रहे हैं, कम दे रहे हैं, और ज्यादा और ज्यादा, जितना ज्यादा बल बढ़ाएंगे उतना ज्यादा दाब बढ़ेगा। नहीं आ रही बात समझ? आप पानी, एक पाइप से पानी फेंक रहे थे, 1 हॉर्स पावर की मोटर थी, कम प्रेशर आ रहा था, 2 हॉर्स पावर, 3, 4, 10। आपने एक्चुअली क्या किया, बल बढ़ा दिया। क्या बढ़ा दिया? अरे क्लियर है? बल बढ़ाओगे तो दाब बढ़ेगा, लेकिन ये रेसिप्रोकल है। ओके, ये उल्टा है। उल्टा कैसे है? आप ज्यादा एरिया में बल लगाओगे, दाब कम होगा। नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है? फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा ट्रैक्टर के पहिए चौड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रैक्टर का वजन यदि ज्यादा चौड़ा कर दें तो वो मिट्टी में धंसता नहीं। अगर उसको साइकिल जैसे पहिए कर दे तो हो जाता। क्यों? क्योंकि वजन को अगर एरिया कम कर दें, ये कम कर दें तो ये बढ़ जाएगा, ये बढ़ा दे तो ये घट जाएगा। नहीं आ रही बात समझ में? अब ट्रेन के पहियों को, अब ट्रेन चला रहे हैं अपन, तो अपन नीचे स्लीपर क्यों डालते हैं? क्योंकि हम क्या करते हैं, ट्रेन का वजन, जो वजन आ रहा है उसे एक जगह नहीं बल्कि पूरी जगह फैला देते हैं। नहीं आ रही बात समझ में? अच्छा एक बात बताओ, जमीन में जब हम चलते हैं तो हमारे पैर धंसने के चांस रहते हैं, ठीक है? लेकिन हम लेट जाएं तो नहीं धंसेंगे। क्योंकि क्यों नहीं धंसेंगे? वही सारा वजन, अगर हम 80 किलो के हैं तो 80 किलो का वजन केवल हमारे पैर पर है, और ये धंस रहे हैं। यही 80 किलो का वजन पूरे में फैल गया। नहीं फैल गया? तो एक्चुअली क्या बढ़ गया? क्या बढ़ गया? तो दाब। अरे क्लियर है? आप सब्जी लेने जाते हो बाजार, आपने बाजार में सब्जी खूब सारी खरीद ली। अब थैले में जो आपकी जो बद्दियां हैं पकड़ने वाली, अगर वो सकरी हैं
तो आपकी उंगलियों में जलन होने लगती है, और अगर उनको चौड़ा बना दिया जाए तो आपको बड़ा आप उसमें कहीं रूमाल लपेट लेते हो, कहीं तौलिया लपेट लेते हो, क्यों? ताकि वो चौड़ा हो जाए, और चौड़ा हो जाए तो वही वजन एक बड़े एरिया में पड़ेगा, ये क्षेत्रफल बढ़ेगा तो ये घटेगा। नहीं आ रही बात समझ? आपको दीवार में कील ठोकना है, अगर आप ऐसी कील लाओगे ऐसी, तो क्या ये दीवार में धंस जाएगी? लेकिन अगर यही कील आप एरिया छोटा कर दो, ये देखो एरिया कितना छोटा हो गया, ये एरिया छोटा कर दो, अब इस पर ठोकर मारो तो हथौड़ा वही है, उस समय भी बल उतना ही लगा रहा था, अभी भी बल उतना ही लगा रहा। एरिया बड़ा था तो दाब कम था, एरिया छोटा है तो दाब ज्यादा है। आपको इंजेक्शन लगाया जाता है, आप देखिए बिल्कुल इतना पॉइंट बारीक कर दिया जाता है कि जैसे ही डॉक्टर आपके उस पर सुई रखता है और वो अंदर हो जाती है। डॉक्टर को बल नहीं लगाना पड़ता, क्यों? बल भले कम है लेकिन एरिया और कम कर दिया तो कम बल में ही दाब ज्यादा हो गया। ज्यादा हो गया। अब सोचिए अगर सुई इतनी मोटी कर दी जाए तो दिक्कत होगी, बल लगाना पड़ेगा। अरे क्लियर है? तो ये कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कर लीजिए कि दाब जो है वो ध्यान रखिएगा, अगर एरिया निश्चित है, एरिया नहीं बढ़ाओ घटाओ, तो जितना ज्यादा बल बढ़ाओगे दाब बढ़ेगा, बल कम करोगे। लेकिन आप कह रहे हो, जैसे आपके पास हमने कहा कि आपको पानी का प्रेशर बढ़ाना है, तो आपसे कोई भी कह देगा 1 हॉर्स पावर की मोटर है 2 की रख दो, अरे 2 की है 5 की रख दो, 5 की जगह 10 की रख दो। लेकिन आपने कहा नहीं सर, हमारे पास मोटर दूसरी नहीं है, हमारे पास तो मोटर एक ही है 1 हॉर्स पावर की, अब कैसे प्रेशर बढ़ाएं? तो हम कहेंगे पाइप छोटा कर दो। पाइप का कर दो। अरे क्लियर है? यानी इन दोनों में या तो आप इसको बढ़ा दो तो दाब बढ़ेगा, क्लियर है? और अगर इसको नहीं बढ़ा सकते तो इसको बढ़ा दो, क्लियर है? ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, ये घटेगा तो ये ओके। नहीं आ रही बात सुन? अब ये दाब चाहे ठोस द्वारा लगे, चाहे द्रव द्वारा लगे, और चाहे गैस, ठीक है? जब यही दाब बिल्कुल 90 डिग्री का कोण बनाते हुए लंबवत लगता है, जैसे कोई रॉकेट उड़ता है, तो रॉकेट उड़ते समय क्या होता है कि उसके जस्ट पीछे बल लगता है और रॉकेट कहां चला जाता? ओके। और उससे एयर निकलने वाली जगह को छोटे से छोटा बनाया जाता है ताकि एयर बहुत तेज निकले और उसका प्रेशर ज्यादा रहे और उसके धक्के से रॉकेट कहां उड़ जाए? ऊपर। तो जब भी बल, याद रखिए, जब बल क्षेत्रफल के अनुसार बिल्कुल लंबवत लगाया जाए, बिल्कुल 90 डिग्री के कोण बनाते हुए लगाया जाए, तो उसे कहते हैं प्रणोद बल। क्या कहते हैं? प्रणोद बल कहते हैं। बस प्रणोद बल में इतना अंतर है कि 90 डिग्री का कोण होना चाहिए, तो ये कहलाएगा प्रणोद बल। अब देखिए क्या लिखा, किसी सतह, एक्चुअली सतह लिख गया, सतह है, किसी सतह के संपूर्ण क्षेत्र पर बल लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद बल कहते हैं। दाब बराबर क्षेत्रफल और ऊपर आरोपित बल। देखो जरा, बल बटे एरिया 1 वर्ग मीटर, इसको ठीक है एक। अब देखो बल चूंकि अदिश राशि है, सॉरी, बल एक सदिश राशि है। बल क्या है? इसलिए दाब भी एक सदिश राशि है, ये गलत टाइप हो गया, अदिश, ठीक है? चलिए देखते हैं। अनुक्रमानुपाती, तो सारी चीजें वही लिखी हैं। क्षेत्रफल की व्यतक्रमानुपाती होता है, विपरीत यदि बल को अपरिवर्तित रखते हुए क्षेत्रफल में वृद्धि की जाए, ये सारा। सतह पर आरोपित दाब में कमी होगी यदि क्षेत्रफल में कमी की जाए, ये सारी बातें पढ़ा चुके क्या नहीं पढ़ाई हैं? अरे पढ़ाई है। दैनिक जीवन में दाब के क्या उपयोग, हमने बताया ना, ट्रैक्टर के पहिए चौड़े बनाए जाते हैं। आपने देखा होगा बड़े बड़े ट्रक जो आते हैं उनमें एक टायर की जगह 2 टायर, ताकि 2 टायर क्या हो जाएं? चौड़े। टायर जितने ज्यादा चौड़े होंगे सड़क पर दाब उतना ज्यादा, सॉरी कम पड़े, दाब कम।
आपने देखा और ज्यादा वजन तो टायर पता चला 20 हो गए। जितने ज्यादा टायर रहेंगे तो जो वजन है वो बढ़ जाएगा, एरिया बढ़ जाएगा, एरिया बढ़ेगा तो दाब। ओके, तो दाब कम करने के लिए टायर चौड़े बनाए जाते हैं। ओके, रेल की पटरियों के नीचे स्लीपर क्यों बनाए जाते हैं? दाब कम करने के लिए। क्या के लिए? हम कहते हैं ऊंट रेगिस्तान में चल सकता है क्योंकि ऊंट के पैर चौड़े होते हैं। ऊंट के पैर, अरे क्लियर है? याद रखिएगा, जब भी दबाव कम करना है, जैसे तीर, आप तीर चलाते हैं तो तीर चलाने के लिए आप उसे आगे नुकीला बनाते हैं ताकि वो एक निश्चित एरिया छोटा हो जाए और उसका प्रेशर क्या हो जाए? बढ़ जाए। ओके, मछली पानी में तैरने के लिए नुकीली होती है, आगे से नुकीली होती है, क्यों? ताकि जब वो जाए तो उसका दबाव ज्यादा हो, उसके शरीर का एरिया कम हो जाएगा तो दबाव ज्यादा। ओके, चलिए, तो ये सारी चीजें, सुई एवं कीलों का एक तरह नुकीला होता है, ट्रैक्टरों के टायर चौड़े होते हैं, ठीक है। अब देखें दाब, वायुमंडलीय दाब, एक्चुअली ये सब हमें छोड़ करके, ये कोई आपके पेपर में ज्यादातर नहीं पूछा जाना है, आपको मेन पढ़ना है वायुमंडलीय दाब। क्या पढ़ना है? ओके, ठीक। अब देखो आप, वायुमंडलीय दाब क्या है? वायुमंडलीय दाब का सीधा मतलब है कि वायु द्वारा लगाया गया दाब। वायु द्वारा क्या कहलाएगा? कहलाएगा। अच्छा, जहां वायु ज्यादा होगी वहां वायु दाब ज्यादा होगा, जहां वायु कम होगी, अरे क्लियर है? तो पहले तो आप एक बात समझ लें कि यहां पर जब वैज्ञानिकों ने देखा कि यार ये पृथ्वी है, पृथ्वी से हम ऊंचाई पर जाएं तो लगातार वायु कम होती जाती है, ऊपर जाओ तो वायु कम, धरती के अंदर गुफाओं में जाओ तो भी वायु कम, आया ना, नीचे जाओ तो कम, ऊपर जाओ तो कम, तो फिर है कहां? सिंपल होता है पानी। क्या होता है? क्योंकि पानी का लेवल हमेशा ये तय करता है, पानी का लेवल है समुद्र। समुद्र पूरी दुनिया में जहां पानी, कहीं आपको ऊंचा नहीं मिलेगा, कहीं आपको नीचा नहीं मिलेगा, पानी हमेशा सिंपल होता है। तो पानी की सतह यानी समुद्र की सतह को वैज्ञानिकों ने आधार बनाया और उन्होंने कहा कि यहां पर यदि हम नाप लें कि वायु दाब है कितना, तो यहां की अपेक्षा अब हम कहेंगे कि यहां पर कहीं ज्यादा है, कहीं कम। तो पहले ज्यादा और कम के लिए ये तो पता करना जरूरी है कि किसको स्टैंडर्ड माने, तो स्टैंडर्ड माने, इसके बाद जो ऊपर होगा वो ज्यादा है, जो कम होगा वो कम है। अरे क्लियर है? आप लोग बोर हो रहे हैं? आप लोग बोर हो रहे हैं? तो आप देखें कि वैज्ञानिकों ने समुद्र की सतह को आधार बनाया और इन्होंने कांच की नली ली। क्या ली? कांच की नली ली और कांच की नली में भरा पारा। क्या भरा? पारा भरा। और जब ये पारा भरा और ये कहां ले गए? समुद्र की सतह पर। समुद्र की सतह पर जब ये ले गए तो इन्होंने देखा कि पारा 760 मिलीमीटर ऊपर चढ़ गया। कितना चढ़ गया? अरे क्लियर है? और इसको 760 मिलीमीटर को इनने एक डंडा बना दिया और इन्होंने कहा कि इसका नाम रख देते हैं बार। ये हो गया एक बार, और फिर इतने ही डंडे भी आगे बनाते गए, एक उतनी दूरी पर दूसरा, सो ये 2 बार, ये 3 बार, ये 4 बार, ये 5 बार, ये 100 बार। हाँ या ना? तो याद रखिएगा, उन्होंने समुद्र सतह पर वायुमंडलीय दाब नापा और एक वायुमंडलीय दाब यानी एक बार इसे नापा। जैसे हम वजन को नापते हैं किलोग्राम में, लंबाई को नापते हैं मीटर में, तो इसे नापा बार में। काय में? हालांकि इसे पास्कल में भी नापा जाता है, क्योंकि ओवरऑल कोई भी दाब हो उसे पास्कल में नापते हैं। काय में नापते हैं? ओके,
ओवरऑल किसी भी दाब को पास्कल में नापते हैं, लेकिन स्पेशली वायुमंडलीय दाब को हम बार में नापते हैं, और ये यूनिट कहलाती है 1 बार, 2 बार, 3 बार। लेकिन ये जो नली है वो कहलाती है बैरोमीटर। क्या कहलाती है? ओके। और एक वायुमंडलीय दाब 760 मिलीमीटर पारे के बराबर होता है। कितने के बराबर? अरे क्लियर है? अब यहां देखे तो ये बात सारी कहानी आपको क्लियर हो गई। वायुमंडलीय दाब क्लियर हो गया, वायु द्वारा लगाया गया दाब क्लियर है। कहानी वही है, इस कमरे में वायु भरी है, वायु लगा रही है बल। अब फिर वही बात सुन ले, हमारी बात। ये देखें, बल बटे क्षेत्रफल। अब यही वायु, कमरे की वायु, मान के चलो ये गुब्बारा होता, इस गुब्बारे को हम सकरा करते जाते तो ये दाब बढ़ता जाता, दाब हाँ या ना? चूंकि ये कमरा बड़ा है। अब एक बात, आपको एक बात पता होना चाहिए कि हमें सामान्य तौर पर हमें वायु दाब का एहसास नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो नलियां हैं, हमारे शरीर के, जैसे मान के चलिए हमारी साइकिल का टायर नहीं फटता। कब तक? जब तक उसमें एक सफिशिएंट वायु हो। जैसे आपने साइकिल के टायर में हवा भरी, आपने दबा के देखा वो अंदर दब रहा है। अंदर दब रहा है का मतलब है अंदर प्रेशर कम है, बाहर प्रेशर ज्यादा बाहर। लेकिन आपने इतनी हवा भर दी कि अब ना वो अंदर दब रहा है ना वो बाहर। ठीक है? इसका मतलब है कि ट्यूब में ये जो उतना ही प्रेशर अंदर से है और उतना ही प्रेशर, अभी टायर को कोई नुकसान नहीं। लेकिन अब सोचिए 2 मिनट के लिए, इसको गर्म किया जाए तो हवा फैलेगी, या और ज्यादा हवा भर दी जाए तो अब अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा लेकिन बाहर प्रेशर कम। तो अब दोनों में से कौन काम कर जाएगा? जब अंदर ज्यादा है तो ये बाहर वाले को धक्का दे के बाहर आ जाएगा। अरे क्लियर है? और ट्यूब फट जाएगा। बस यही सिद्धांत हमारी नलियों पर काम करता है कि हमारे शरीर में नलियां जो हैं वो ब्लड प्रेशर है, अंदर काय का प्रेशर है? ब्लड। अरे क्लियर है? और बाहर है एयर प्रेशर। दोनों बिल्कुल इक्वल है, दोनों भी बिल्कुल। तो ना तो हमारा ब्लड बाहर आ पाता है और ना हमें बाहर से घुटन महसूस होती है, क्योंकि दोनों बिल्कुल एक दूसरे के बराबर हैं। नहीं आ रही बात समझ में? सोचिए अगर ये वायु दाब कम हो जाए तो अंदर का ब्लड प्रेशर कहां? बाहर धक्का मारने लगेगा। आपने कई बार सुना होगा अपनी नाक फट जाती है, नहीं सुना है? अरे सुना है। अब देखिए यही बात, पहले हम ये वायुमंडलीय दाब क्लियर कर लें, फिर हम बताते हैं वायुमंडलीय दाब के उपयोग। देखो, वायु द्वारा लगाया गया दाब बैरोमीटर से नापते हैं, इसे बार में नापते हैं, इसे न्यूटन में भी नापते हैं क्योंकि एक्चुअली बल है। देखो वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से किया जाता है, ये सारा का सारा हो गया। अब देखते हैं समुद्र सतह पर 760 मिलीमीटर पारे के बराबर होता है। ये सारी कहानी मैंने क्लियर कर दी। अब देखो वायु दाब के कुछ उदाहरण। हमें ऊंचाइयों पर अगर हम ज्यादा ऊंचाइयों पर हम जाएं तो हमें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। अब देखिए क्यों होने लगती है। अब नहीं, पहले कहानी सुन लीजिए फिर आप। ये वायु दाब के कारण आपने बोल दिया, लेकिन क्यों? कम के कारण की ज्यादा के कारण? सुन लीजिए पहले कहानी। क्या होता है, हमारे जो फेफड़े हैं वो एक गुब्बारे की तरह कार्य करते हैं। वायु का एक सिद्धांत है, और वायु का ही क्यों, वायु हो गया, पानी हो गया, लाइट हो गई, जितनी एनर्जियां हैं, चाहे वो गर्मी ही क्यों ना हो गई, दुनिया की जितनी एनर्जियां हैं इनमें अधिकांशतः हमेशा उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा या उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गति करती है। जहां दाब ज्यादा है, जैसे मान जब गुब्बारे में हवा भर दो, गुब्बारे में ज्यादा दाब है, उसका मुंह खोल दो तो वो ज्यादा से कम की ओर बाहर आ जाएगी। अब हम वहां जाते हैं
हवा डलवाने पंचर की दुकान पर, हम कहते हैं भाई गाड़ी में हवा भर दो। अरे हम यहां से क्यों नहीं भर लेते, इतनी सारी हवा है, जितनी चाहे भर लो, हाथ में भरो और डाल लो। क्यों नहीं डाल पाते, क्यों नहीं डाल पाते वही हवा हम क्यों नहीं डाल पाते? क्योंकि एक्चुअली हमारी गाड़ी के अंदर जो प्रेशर है उसका, और हमें ज्यादा प्रेशर ज्यादा से कम की ओर ले जाना है। हम मशीन के पास जाते हैं, मशीन का सिलेंडर छोटा है, भले छोटा है लेकिन उसके अंदर प्रेशर ज्यादा है। प्रेशर जैसे उसने टंकी को और आपके टायर को जोड़ा, टंकी को टायर को, तो क्या हुआ, ज्यादा प्रेशर से हवा कहां चली गई, कम की ओर। वो कब तक जाती रही, जब तक कि वहां कम प्रेशर था, बिल्कुल इक्वल नहीं हो गया, और उससे ज्यादा भेजोगे तो टायर फट जाएगा। क्लियर है? एक बात क्लियर है कि हमेशा हवा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गति कर दे। ऐसे हमारे फेफड़े, हमारे फेफड़े जब खाली होते हैं तो अंदर हवा है नहीं, हमने सांस छोड़ दी तो अंदर वायुदाब कम, वायुदाब बाहर, तो हवा कहां चली गई, हमने सांस ले ली, अब अंदर वायुदाब ज्यादा, बाहर हमने। क्लियर है? लेकिन ये बैलेंस बिगड़ जाए। अगर आप पर्वत पर गए, अब पर्वत पर वहां वायु कम है, वायु कम है यानी वायुदाब कम है, अब बाहर पहले से ही कम है, बाहर पहले से, अब अंदर जाएगी कैसे, तो आपको घुटन होने लगेगी और आपकी मृत्यु हो जाएगी। समझ में आ रही बात? तो जब आप ऊंचाइयों पर जाते हो, जब आप ऊंचाइयों पर जाते हो तो अपने साथ एक सिलेंडर लेकर जाते हो, अपने साथ एक। ओके, अब आई कहानी सिलेंडर की। किस सिलेंडर में आप कौन सी गैस लेके जाते हो? तो आप देखो, ये सिलेंडर लेके गए, ये आपने पीठ पर लाद लिया। प्लीज सुन लीजिए यार, आप ये सिलेंडर लेकर के गए, इसमें ऑक्सीजन भरी थी। अब क्या हुआ कि आप सांस लेते रहे, लेकिन जब ये सिलेंडर आधा हो गया तो इसका प्रेशर घट गया। भले इसमें गैस है लेकिन अब इसमें इतना प्रेशर, तो अब दिक्कत ये हुई कि हमारे सिलेंडर में गैस तो है लेकिन वो हमारे फेफड़ों में जा ही नहीं रही, हमारे फेफड़ों में जा नहीं रही है। तो अब ये दिक्कत खड़ी हो गई कि ऑक्सीजन होने के बाद भी इंसान के मरने की नौबत आ गई। जैसे हमारे कुएं में पानी तो है लेकिन हम खींच ही नहीं पा रहे, तो प्यासे मरेंगे। अरे क्लियर है? तो अब विद्वानों ने एक रास्ता निकाला कि एक काम करो, इसमें कोई दूसरी गैस भरो, एक और मिला दो, एक ऐसी गैस मिला दो जिसको खर्च ना हो पाए, वो प्रेशर बढ़ाए रखे। तो अब ऐसी गैस ले आओ, ऐसा ना हो कि मिलाएं तो वो ऑक्सीजन की कुछ और मिलके नहीं बन जाए, कोई क्रिया कर ले, कोई दिक्कत कर दे। तो उन्होंने कहा एक काम करो कि सबसे अच्छी गैस है, हल्की है और अक्रिय है, हीलियम। क्या है? तो इस सिलेंडर में हीलियम मिला दी गई। हीलियम क्यों मिलाई गई? इसलिए मिलाई गई हीलियम कि इसका यूज है नहीं, ये खर्च होगी नहीं, लेकिन ये अंतिम दम तक सिलेंडर का प्रेशर क्या रखेगी, ज्यादा, और इसके कारण प्रेशर ज्यादा रहेगा तो आपकी नाक तक ऑक्सीजन पहुंचती रहेगी। ओके? लेकिन अगर यही सिलेंडर हम अस्पताल का देखें, कहां का, तो अस्पताल के सिलेंडर में अब ये हीलियम तो केवल हमने काय के लिए, प्रेशर के लिए काउंट की थी, लेकिन जो अस्पतालों में ऑक्सीजन मिलती है वो नाइट्रोजन के साथ मिलती है। काय के साथ? याद रखना, ऑक्सीजन ज्वलनशील गैस नहीं है लेकिन जलने में सहायक है, जलने में यानी जलन की सगी बहन है। आप सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं तो इससे भी रगड़ पैदा होती है, और जब रगड़ पैदा होती है तो वहां गर्मी पैदा होती है, जहां गर्मी पैदा होती है वहां जलन पैदा होती है। ओके? यानी सोचिए, जब हम सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं और लगातार ये काम कभी बंद ही नहीं कर रहे,
तो यानी इस काम से हमारे फेफड़े गर्म हो जाना चाहिए थे, और इतने गर्म हो जाना चाहिए थे पूरी जिंदगी के में फट जाते, पिघल जाते। तो इसी गर्मी को कंट्रोल करने के लिए है नाइट्रोजन। प्रकृति में नाइट्रोजन सबसे ज्यादा क्यों दी हमें ईश्वर ने, प्रकृति ने क्यों दी हमें सबसे ज्यादा? क्योंकि ऑक्सीजन का यूज सबसे ज्यादा है, लेकिन इसका जो हमें ऊष्मीय प्रभाव कंट्रोल करना है उसे कौन कंट्रोल करता है? तो अस्पतालों में आपको ये मिलता है, और जब आप पानी के अंदर जाएं या पर्वतों पर जाएं तो आप कौन सी गैस मिला के ले आते हैं? ओके, अरे क्लियर है? चलिए, तो आपको ये बात समझ में आ गई। दूसरी बात, हमने नाक फटने का उदाहरण दे दिया, शायद अभी नहीं दिया, हमने नहीं दिया अभी। देखिए, हम पर्वतों पर जाते हैं तो हमारी नाक फट जाती है। क्यों फट जाती है? इसलिए फट जाती है क्योंकि नाक में हमारी कोशिका जो नलियां हैं बिल्कुल पतली हैं। जब हम माने ऊपर जाते हैं ऊंचाई पर तो वहां वायु दाब कम है। अब हमने अभी क्या बताया था, हमारे अंदर से एक प्रेशर है, एक बाहर से है। जब तक इक्वल है, जब तक हमारी नलियां नहीं फटेंगी। जैसे ये कम हुआ तो ये धक्का मारने लगेंगी और फट जाएंगी। और हमारी नाक के यहाँ की नलियां बिल्कुल ओपन है, बाहर ही है बिल्कुल। सुन रहे हो? तो बाहर वायु दाब की कमी के कारण हमारी नाक की नलियां फट जाती। एक प्रश्न और आता है, सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा पेपर में आने लगा है आजकल, कि हम ऊंचाइयों पर जाते हैं, पर्वतों पर जाते हैं तो हमारा खाना आसानी से नहीं पकता। हमारा खाना आसानी से नहीं पकता। अरे क्लियर है? क्या कारण है? अब देखिए जरा, खाना पकना क्या है, खाने के पकने का सिद्धांत क्या है, पहले हम ये जान लें, फिर हम ये जाने कि खाना ऊंचाइयों पर क्यों जल्दी नहीं पकता। आसानी से अगर हम मैदानी भागों में हो तो अच्छा पक जाता है, प्रेशर कुकर में जल्दी पक जाता है। ओके, अब देखिए, एक शब्द आता है क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट। क्या? ये बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है? ये बॉइलिंग पॉइंट अभी हमने पढ़ा था कि अगर कोई ठोस वस्तु, बहुत ध्यान से सुनना, बिल्कुल अगर आप प्रयास करेंगे तो एक ही बार में समझ में आएगी। अगर हम कोई ठोस वस्तु लें, उसे हीट दें, ठोस को हीट दें तो वो गल जाती है और पानी बन जाती। पानी माने द्रव बन जाती है। इसे हम कहते हैं गलनांक। क्या कहते हैं? आवाज नहीं आ रही? गलनांक कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। ये एक्चुअली मेल्ट हो गया, गल गया, द्रव बन गया। और जब हम द्रव को अभी और हीट दें तो ये द्रव बन जाता है भाप। क्या बन जाता है? और ये भाप जब बनता है तो जब द्रव से गैस बनती है, द्रव से जितने टेम्परेचर पर द्रव से क्या बन जाए, गैस बन जाए, तो इसे कहते हैं क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट। क्या कहते हैं? दुनिया में हर चीज का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। जब पानी का सामान्य तौर पर 100 होता है, तेल का अलग होता है, लोहे को भाप बनाना और बहुत ज्यादा होता है, अलग होता है। अरे क्लियर है? तो सामान्य तौर पर हम खाना पानी में पकाते हैं। क्या में पकाते हैं? सामान्य तौर पर हमारा भोजन क्या में पकता है? अब हमारी बात बहुत ध्यान से सुने। हमने एक पात्र में पानी लिया, ये पानी है। इस पानी में हम आलू, चावल, दाल, सब्जी जो भी आप खाते हैं उसको हम रख देते हैं और नीचे से दे देते हैं आग। क्या दे देते हैं? अब पानी की एक विशेषता है कि पानी कितने टेम्परेचर पर भाप बनेगा? सामान्य तौर पर 100 डिग्री पर यह भाप बनेगा। यानी नीचे से आप कितना ही हाई भट्टी जला दो, कितने ही सिलेंडर जला दो, ये पानी 100 से ज्यादा कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जैसा ही 100 होगा और ये भाप बनकर ये 101 भी नहीं होगा। क्यों 101 नहीं होगा? क्योंकि 100 के, जैसे हम तुमसे कहें कि तुम्हारे पास 100 के नोट से ज्यादा हो ही नहीं सकते, आप कहोगे क्यों? अरे हम तुम्हें 100 का देते हैं, तुम भग देते हो और यहां से भग गए। अब तुम 101 कहां है, तुम्हें 100 मिले हो, भग गए, अगले नोट का तुम इंतजार ही नहीं करते। ऐसी पानी है, ऐसी पानी से 100 मिला
और ये बोर हो रहे हैं आप लोग, बोर हो रहे हैं आप लोग। ये 100 मिला, ये भाप बनकर उड़ गया। ये पानी कभी 100 से ज्यादा नहीं हो सकता। अब जो आप खाना पका रहे हैं, हो सकता है वो पकाने वाला खाना आप इतना हार्ड लाए हैं कि उसे 150 डिग्री चाहिए। कितना डिग्री चाहिए? हाँ या ना? तो क्या ये खाना पक पाएगा? नहीं। और दूसरी बात, ये जो 100 डिग्री है ये हमेशा नहीं होता, ये निर्भर करता है वायु दाब पर। काय पर? अरे बोलो यार। अगर वायु दाब कम हो गया, अगर वायु दाब तो ये क्वथनांक भी कम हो जाता है। यानी जहां पानी 100 पर भाप बन रहा है, अगर वायु दाब कम हो गया तो भाप कितने पर बन जाएगा? कितने पर? और वायु दाब कम हो गया तो ये 60 पर भाप बन जाएगा। अब तो और बड़ी दिक्कत हो गई कि अगर ये 70 पर भाप बन गया तो तुम नीचे से कितनी आग जला लो, ये 70 से ज्यादा, और हमारा खाना कितने पर बनना? नहीं आ रही बात समझ। क्योंकि हमें एक बात पता चल गई है कि इसका भाप बनना माने क्वथनांक। क्या? ये क्वथनांक वायु दाब पर निर्भर है। वायु दाब ज्यादा तो क्वथनांक ज्यादा, वायु दाब कम। हाँ, अगर ऐसा कर दिया जाए, अगर ऐसा कर दिया जाए कि इसे इसका क्वथनांक 200 हो जाए किसी तरीके से, कितना हो जाए? कितना हो जाए? अगर इसका क्वथनांक 200 हो जाए तो इस बर्तन का टेम्परेचर कितना होगा? 200। कितना हो जाएगा? अगर क्वथनांक हम किसी तरीके से कुछ भी करें, बस इसका क्वथनांक कितना कर दें, मरियल आवाज ना आए, बता देना कि सर अब हमें पढ़ना नहीं है, तो हम चिल्लाना बंद कर देंगे। अगर पढ़ना है, बढ़िया तरीके से जल्दी हमें ये मैटर खत्म करना है, तो थोड़ा जागरूक रहो। ठीक है? अगर किसी तरीके से हम इसको 200 कर दें तो इसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा? हमें कितना चाहिए? अरे 200 होगा तो हमारा खाना तो जल्दी पक जाएगा। हमें केवल कितना चाहिए था? 150। बहुत जल्दी खाना पक जाए। तो पहला का आंसर तो आपको मिल गया कि पर्वतों पर जाने पर खाना आसानी से क्यों नहीं पकता? क्योंकि पर्वतों पर, ऊंचाई पर जब हम जाते हैं तो वायु दाब कम, वायु दाब कम है तो क्वथनांक कम, क्वथनांक, और क्वथनांक कम होने की वजह से पानी जल्दी भाप बन जाता है और उतने पर हमारा खाना पक। लेकिन अगर हम वायु दाब बढ़ा दें, अगर हम वायु दाब, तो खाना जल्दी पक सकता है। अब हम पूरे वायुमंडल का, पूरे गांव का वायु दाब तो बढ़ा नहीं सकते, लेकिन अगर हम इसे ढक्कन से ढक दें, एयर टाइट ढक दिया, अब तुम कहोगे कि सर ढक्कन ढकने से एयर प्रेशर कैसे बन जाएगा? बिल्कुल बनेगा। जैसे ही एयर ज्यादा होगी, एयर प्रेशर ज्यादा। अब आप कहोगे सर एयर अंदर अलग से कैसे आ जाएगी, तुम्हें डाली है नहीं? अरे ये पानी जब भाप बनेगा, भाप माने एयर, भाप माने जैसे ही ये पानी भाप बनेगा, अंदर ऑटोमेटिक एयर बढ़ेगी। अंदर एयर बढ़ेगी, अंदर एयर, देखो एयर टाइट है, बाहर आएगी नहीं। जब अंदर एयर बढ़ेगी तो एयर प्रेशर बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? अब एयर प्रेशर बढ़ेगा तो क्वथनांक बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? बढ़ेगा। और क्वथनांक बढ़ेगा तो खाना जल्दी। नहीं आ रही बात? आ रही है? तो आप बताइए प्रेशर कुकर क्या करता है? प्रेशर कुकर केवल एयर प्रेशर बढ़ाता है और कुछ नहीं करता। एयर प्रेशर बढ़ता तो ऑटोमेटिकली क्वथनांक बढ़ जाता है, और क्वथनांक बढ़ता है तो हमारे बर्तन का टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ता है तो खाना जल्दी। पक्का? क्लियर है? आपने सामान्य तौर पर देखा हो, हमारे घर में खाना पकता है तो हमारी मम्मी लोग कहती हैं
अगर कोई जल्दी आ जाए, चाय बहुत जल्दी बनाना है, तो आपकी मम्मी कहती ढक्कन ढक दो, नहीं कहती ढक्कन ढक दो जल्दी हो जाएगा। यही प्रोसेस है। ढक्कन ढकोगे, एयर प्रेशर बढ़ेगा, एयर प्रेशर बढ़ेगा तो क्वथनांक बढ़ेगा, क्वथनांक बढ़ेगा तो जल्दी खाना बनेगा। ओके, चलिए वायुदाब के उदाहरण। अधिक ऊंचाई पर चढ़ने पर वायुदाब कम होने के कारण रक्तवाहिनियां, अतः नाक से रक्त बहने लगता है। ऊंचा पर वायुदाब कम होने के कारण खाना ठीक से नहीं पकता, क्योंकि वायुदाब कम होने के कारण क्वथनांक भी नहीं बताया, अरे बताया है। तो अब पुराना जमाना गया कि ऊंचाई पर जाने पर खाना जल्दी पकेगा, देरी से पकेगा, ये होगा, नहीं। अब आएगा ऊंचाई पर जाने पर खाना देरी से पकता है, क्योंकि खाना अच्छी कंपनी का नहीं है, खाना मोटा है, क्वथनांक कम हो गया है, क्वथनांक बढ़ गया। तो क्वथनांक पर ध्यान देना। काय पर? अरे क्लियर है? देखें, प्रेशर कुकर से खाना अच्छी तरह से जल्दी पक जाता है। लगी यार, ये फॉन्ट साइज बढ़ा लेना यार, दूसरे दूर से बच्चों को दिखाई नहीं देता। प्रेशर कुकर वायुदाब को बढ़ा देता है। तो ये सारी कहानी मैंने आपको क्लियर कर दी। वायुदाब का अनुमान लगाकर मौसम का अनुमान लगाया जा सकता है। कैसे? अब देखें आप, मौसम का पता हम बैरोमीटर से कैसे लगाते हैं। ये हमारे पास एक बैरोमीटर है। क्या है? अच्छा, ये बैरोमीटर है। अब इसमें पारा भरा है। क्या भरा है? ये पारा ऊपर चढ़ गया, यानी वायुदाब ज्यादा है। पारा नीचे है, वायुदाब कम है। वायुदाब कम है मतलब यहां वायु कम है, और वायुदाब ज्यादा है, यानी यहां वायु ज्यादा है तो वायुदाब ज्यादा है, वायु कम है तो वायुदाब कम है। ओके। अच्छा, आपने एक बात अभी पढ़ी कि वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गति करती है। जैसे आप हाथ से चलने वाला पंखा तो आपने चलाया होगा, हमें उससे हवा क्यों लगती है? एक्चुअली वो पंखे में कुछ नहीं, वो पंखा करता क्या है, उसने क्या किया, ऐसा हमने चलाया तो वहां की हवा अलग। अब वहां स्थान क्या हो गया? खाली। क्या हो गया? खाली हो गया। तो उस स्थान को भरने के लिए पीछे से क्या आई? हवा। तुरंत जितनी तेज आपने भगाई उतनी ही तेज आई। हाँ या ना? आपको क्या लगी? हवा। आपको क्या लगी? कि नहीं लगी? अब कूलर देख लें, पंखा देख लें, ये एक्चुअली किस सिद्धांत पर काम करते हैं? ये इनकी ब्लेडें टेढ़ी होती हैं, ये वहां से हवा को भगा देते हैं, पीछे से हवा भरने के लिए आती है और आपको हवा लगती है। आप पंखे के ब्लेड सीधे कर दो, आपको हवा नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि जब हवा हटेगी नहीं तो आपको लगेगी नहीं। सही है? बस अब देखो जरा, वही सिद्धांत। हमने बैरोमीटर लगाया, बैरोमीटर का पाठ्यांक यानी ये रीडिंग पहले यहां थी, अचानक गिर गई। अचानक क्या हो गई? यानी वायु दाब कम हो। वायु दाब कम होने का मतलब यहां की वायु कहीं चली गई। अब यहां वायु, आपने देखा होगा कभी ऐसा होता है, हमें घबराहट सी होने लगती, घुटन सी, हम कहते यार, अपन बुंदेलखंडी में कहते सड़ी गर्मी है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली गर्मी के मौसम में कभी उमस होती है तो हमें अजीब सा लगने लगता है। एक्चुअली वायु क्या हो जाती? कम। फिर बड़े बूढ़े कहते हैं अब पानी गिरेगा, नहीं कहते? अनुभवी लोग हमसे कहते हैं कि बस आज गर्मी है, आज पानी गिरेगा। क्यों गिरेगा? ये देखे, अगर अचानक पारा गिर गया, अचानक पारा गिरा है, यानी अचानक यहां वायु कम हो गई, तो अचानक दूर से हवाएं आएंगी इस स्थान को भरने के लिए, और अचानक आने वाली हवाएं कहलाती तूफान। क्या कहलाती हैं? यानी अगर अचानक पारा गिर जाए तो क्या आएगा? तूफान। क्या आएगा? अरे क्लियर है? ठीक। यही पारा धीरे धीरे गिरा होता,
यानी धीरे धीरे यहां की वायु कहीं और चली गई, तो बाहर से धीरे धीरे वायु आएगी। जो वायु धीरे धीरे आती है वो अपने साथ बादलों को लाती है। किसको लाती है? और जब बादल आएंगे तो पानी गिरेगा। यानी अगर पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरे तो बारिश होगी। क्या होगी? ओके। अब एक बात, अगर ये पारा धीरे धीरे ऊपर उठे, धीरे धीरे, यानी यहां वायु क्या होती जा रही? बढ़ती जा रही। यहां वायु बढ़ने का मतलब है कि अब वायु जब यहां बढ़ेगी तो यहां से बाहर जाएगी, बाहर से यहां नहीं आएगी। यहां वायु बढ़ चुकी है, तो ऐसे में क्या होता है कि जब यहां बढ़ेगी तो यहां की वायु बाहर जाएगी, तो बादलों को बाहर ले जाएगी, सारी चीजों को बाहर ले जाएगी, तो मौसम बिल्कुल हो जाएगा साफ। क्या हो जाएगा? यानी अगर पारा धीरे धीरे ऊपर बढ़े तो मौसम क्या रहेगा? 3 रीडिंग पढ़ी हमने। अचानक नीचे गिर जाए तूफान, धीरे धीरे नीचे गिरे, धीरे धीरे ऊपर बढ़े। कई बच्चों ने बहुत ज्यादातर मामलों में हमसे पूछा कि सर अगर अचानक ऊपर बढ़ जाए तो? नहीं पूछा, कई लोगों ने पूछा। अचानक बेटा तभी बढ़ेगा जब तूफान आ चुका होगा। तूफान, रीडिंग नीचे थी, अचानक से क्या आ गया? तूफान। जैसे ही तूफान आया रीडिंग का हो गई, तो तूफान के आने के बाद ही रीडिंग ऊपर बढ़ती है। नहीं आ रही बात समझ में? तो क्या आपको ये जो मौसम का अनुमान है वो समझ में आ गया? देखो, यदि बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो तूफान, यदि पारा, सॉरी ये पारी लग गया, पारा धीरे धीरे नीचे गिरे वर्षा, पारा धीरे धीरे ऊपर चढ़े मौसम साफ। ओके, ये गेज दाब वगैरह अपन को उतना ज्यादा नहीं पढ़ना, कोई आपके एग्जाम के काम का नहीं है। परम दाब वगैरह छोड़, हाँ द्रवों में दाब। देखिए, ये द्रवों में दाब जरूर हमें पढ़ना है। ओके, द्रवों द्वारा डाला गया दाब। ओके, तो आपको अभी तक वायु दाब समझ में आ गया? आपको हम 2 मिनट का टाइम देते हैं, सब बढ़िया रिलैक्स हो लो, बिल्कुल रिलैक्स हो जाना, कोई पढ़ाई नहीं, आप बढ़िया एक दूसरे से बात कर लो। 2 मिनट है आपके पास, हमने आपको रिलैक्स होने का टाइम दिया है। फिर इसके बाद हम द्रवों में बात करेंगे दाब की, और यहां से भी हमें कई सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ठीक है, चलिए।
होगा रिलैक्स साहब? एक बात और, आपको अटेंडेंस कार्ड मिल गए हैं? एक बात अच्छे से याद रखिएगा, अटेंडेंस कार्ड मिलने के बाद आपको डेली अटेंडेंस डालना है। कंप्यूटर में आपका जो आपको सेंसर कार्ड मिला हुआ है वो आपकी अटेंडेंस लेगा। कई सारे लोगों का शौकिया मिजाज है, एक दिन आना 2 दिन नहीं आना, एक दिन आना 2 दिन नहीं आना, ये शौकिया मिजाज है। और ये हरकतें आप अपने माता पिता को बताते नहीं हैं। बाद में आपके माता पिता ये कहते हैं कि हमारा लड़का सर आपके यहाँ पढ़ने आया था और वो सिलेक्ट नहीं हो पाया। बताओ, 2 साल से अध्ययन करा, तो ऐसे लड़के लड़कियां 2 साल तो ठीक 20 साल पढ़े, कभी सिलेक्ट नहीं होना। जिनमें थोड़ी सी भी लापरवाही है, हमने कई बार आपको उदाहरण दिया कि एक टंकी को भरने के लिए कई घंटे चाहिए, लेकिन यदि उसमें सुई से छेद कर दिया जाए तो कुछ ही देर में टंकी खाली हो जाएगी। यानी भरने के लिए कई प्रकार की मेहनत करना पड़ती है, लेकिन एक गलती सारे जीवन को खाली कर देती है। हमारी बात समझ गए? तो उन लड़के लड़कियों से हमारा निवेदन है कि आप पैसा बर्बाद कतई ना करें। जिन लड़के लड़कियां घर में बहुत काम, हमने बताया ना, बहुत सारे वीआईपी परिवारों से किसी के घर बन रहा, किसी का मकान बन रहा, किसी के यहाँ टाइल्स लग रहे हैं और वो बहुत बिजी हैं। सर हमारा मकान बन रहा है इसलिए हम क्लास नहीं आ पा रहे। कोई दिक्कत नहीं भैया, अपना महल बनवाइए, टाइल्स लगवाइए, सोने की ईंटें लगवाइए, बस हमें बख्शिए। ठीक है? आप अपना पूरा काम करिए, हमें बदनामी की कगार पर मत पहुंचाइए। क्योंकि जितने लड़के लड़कियां डेली आ रहे हैं वो सिलेक्ट होकर के निकल जाएंगे, जितने नहीं आ रहे हैं वो कौओं की तरह यहीं बचेंगे और काएं काएं करेंगे कि सर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। सो प्लीज, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप अदर क्लासेस जाइए, अदर क्लासेस में केवल एडमिशन की उनको जरूरत है, वो आपको कभी नहीं टोकेंगे। इतना याद रखना, अगर आप एक भी दिन नहीं आए, हम पर डे का 50 रुपए फाइन लेंगे। 50 रुपए हम फाइन करेंगे आपका ना आने का। आप यदि गरीब है तो क्लास डेली आइए। अगर आप नहीं आए और आपने कहा हम गरीब हैं, तो मालिक ने बुद्धि में किसी को गरीब नहीं बनाया। पैसे में हो सकता हम और आप जब से पैदा हुए हैं, कोई संसार में आने के बाद हम गरीब या अमीर हो गए हों, लेकिन मालिक ने किसी चीज में हमें ऊपर नीचे नहीं बनाया। बुद्धि सबको दी, आंखें सबको दी, सारी चीजें सोचने समझने की क्षमता हमारी बराबर है। सो हमें गरीबी और अमीरी के इस डायलॉग से नफरत है। सर हम गरीब हैं इसलिए हम आ नहीं पाए, सर हम गरीब हैं इसलिए हम पढ़ नहीं पाए, ये डायलॉग नहीं मारना। आप बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, आप बिल्कुल आप एडमिशन अपना खारिज करा लो। अब ये फीस तो चढ़ा ही दी अपन ने, वापस होने की कोई गुंजाइश, ये तो अजगर के मुंह में आया शिकार, वापस होने की गुंजाइश बिल्कुल खत्म। हम इसीलिए कहते हैं कि देने के पहले सोचना, लेने का तो अपने यहां गेट ही नहीं है। नहीं, खुल के बोलते हैं हम, ऐसा नहीं कि आपके साथ धोखा कर रहे हैं। धोखा किया किसी का? हमने बिल्कुल धोखा नहीं किया आपके साथ। आपको 10 दिन डेमो दिया था, हमने दिया था। कोई लड़का आता है तो हम उसको कहते हैं हमारा पर्चा पूरा पढ़ो, नहीं पढ़ाते, पूरा पर्चा पढ़ो, यहां तक कि डंडे मारते तो वो भी लिखा है शर्तों में कि हम स्वीकार करते हैं कि हम डंडे खाने के लिए तैयार हैं। अब आप जब सारी शर्तें स्वीकार करते हैं तब हम आपको एडमिशन देते हैं। अच्छा, ऐसा कोई बच्चा कहेगा कि हम आए सर और तुम बिल्कुल चरणों में गिर पड़े, आ जाओ प्रभु पढ़ लो, हम बहुत अच्छा पढ़ाएंगे, ऐसा किसी के साथ किया हमने? सारे बच्चे एक बात जानते हैं, एक एक, कि मैंने उनको पहले तो यही कहा कि बेटा अगर नहीं लेना हुआ है एडमिशन तो मत लो, आप कहीं और चले जाओ। हमारे यहाँ आओगे फाइन भी लगेगा, मार भी पड़ेगी, डांट भी पड़ेगी, आपको पढ़ना होगा, डेली आना होगा। कहा मैंने? इन्हीं शर्तों के साथ आपने एडमिशन लिया है। बाद में आपकी फीस में फाइन जोड़े वो तुम कहो कि सर हम गरीब हैं, बिल्कुल हम आपका फाइन भी माफ नहीं करेंगे, हम किसी प्रकार का अपना पैसा नहीं छोड़ेंगे, इतना याद रखना। और बेहतर है कि अगर आप डेली नहीं आ पा रहे तो मुझे बख्शिए आप। उसका कारण एक है, क्योंकि मैंने अपने बैच को इस बैच के बाद एक सुपर 100 बैच बनाने का सोचा है। और आगे का सुपर 100 बैच हमारा तब बन पाएगा
कि जब हम इस साल अच्छी मेहनत करेंगे कि हमने 100% रिजल्ट दिया, 100% रिजल्ट दिया, तो हमारे यहाँ का एक रूलिंग ही हो जाएगी, जैसे अभी हमने किया कि वही बच्चा बैठे जो पढ़ पा रहा, तो अगले बार से क्या होगा, उसको सीट देंगे हम जो कंटिन्यू एडवांस पूरा पेमेंट लेंगे, पूरा पेमेंट एडवांस, आप पढ़िए और आप 6 महीने के बाद सीधा सिलेक्शन लीजिए। ये हम माहौल बनाने वाले हैं, और वो माहौल बनाने के लिए हमें इस बैच पर कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो जितने लोग वीआईपी परिवारों से, अभी देखा आज कम से कम 10 से 15 लोग नहीं आए, कार्ड रखे हैं आपके काउंटर पर, कार्ड रखे, उनसे बोलो वो ना आए, कोई दिक्कत नहीं, लाइव रिचार्ज कराएं, ऑनलाइन रिचार्ज कराएं, घर से ऑनलाइन क्लास देखें, यहां आने की कोई आवश्यकता नहीं। केवल उतने ही स्टूडेंट आए। एक रोग और अपने बुंदेलखंड में है, बुंदेलखंड में एक रोग क्या है, रविवार की छुट्टी है, शनिवार अपने बाप का है, शुक्रवार से घर जाने की पड़ी। अब रूम लेके ले रहे हो, बोले सर शनिवार को कहीं नहीं आए, शनिवार को इसलिए नहीं क्योंकि इतवार की छुट्टी थी। अरे इतवार की छुट्टी थी, शनिवार को किसने कहा था कि अब क्लास मत आइए। दूसरी बात, शुक्रवार की शाम से निकल गए, शनिवार घर में रहे क्योंकि इतवार था, अब इतवार की रात रुक गए तो सोमवार की सुबह नहीं आ पाए। 7 दिन में कितने दिन बर्बाद कर दिए, 3 दिन, तो 4 दिन और काय को रह रहे दमू में, काय को किराए का कमरा लेके रह रहे, काय को अपना पैसा बर्बाद कर रहे। अगर आपको अपने गांव से, अपने परिवार से इतना अधिक प्रेम है, आप मत पैसा बर्बाद करिए आप, क्योंकि मैंने ज्यादातर बच्चों में यह देखा कि शुक्रवार की शाम से आप घर जाने का पड़ता है क्योंकि रविवार छुट्टी है। बहुत ज्यादा लोगों में हमने ट्रेंड देखा है कि शनिवार को घर जाना, रविवार रुकना, रविवार की रात में ना आना, तो सोमवार की सुबह की क्लास बर्बाद हो जाना। याद रखिए, अगर आप ये ट्रेंड चला रहे हैं तो आप फिर पढ़िए ही मत। 3 दिन आप बर्बाद कर रहे हैं, 4 दिन के लिए, मंगल बुध गुरु शुक्र के लिए काय के लिए क्लास आ रहे हैं आप, फिर क्योंकि शनिवार आ जाना है। तो आप इन चीजों को थोड़ा सुधार लीजिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो, ठीक है। हम ये तुम पर एहसान नहीं कर रहे इतना ज्यादा पढ़ाकर, हम अपना भविष्य सुधार रहे। हमें अगला बैच सुपर बैच बनाना है, एक नया पैटर्न लाना है, भटाभाजी से लड़के दमों में हमें नहीं बिठाना है, हम अपना भविष्य सुधार रहे। तुम अपना सुधारो, सुन रहे हो? तुम अपना भविष्य सुधारो, मात्र 4 महीने के अंदर सिलेक्शन लेके यहां से चले जाओ। क्लियर है? और जितने साथी आपके नहीं आ पा रहे उनसे बोल दो, हमने कल बताया था संगत अच्छी करोगे तो रंगत अच्छी होगी। अगर वो डेली क्लास नहीं आ पा रहे उनसे बोल दो कि भैया आप एडमिशन मत लो, सर मना कर रहे हैं। ओके? कुछ तो मालूम क्या उठे होंगे, उनने बाहर देखे होंगे आज तो बादल हैं, फिर सो गए होंगे। मतलब बाहर बादल हैं तो उनको उठना नहीं। ये ना जाने क्या तरीका है, क्या आपने सोच बना ली है, थोड़ा पानी गिर रहा है हमें क्लास नहीं आना, बाकी कुछ नहीं करोगे क्या दिन भर, बाकी सारे काम करोगे, क्लास जाने के लिए बस ठंड है, और ठंड है तो रहो ऐसे ही, कोई दिक्कत नहीं, वो तो जिंदगी भर ठंड है। तो आप गोल नहीं करेंगे, मैंने आपको बता दिया। 50 रुपए पर डे के हिसाब से फाइन भरने तैयार रहना, और जब फीस भरने आओ तो खुशी खुशी पैसा देना। आप 4 दिन नहीं आए, सर जो 1000 फीस और ये 200 रुपया, वहां नहीं सर गरीब हैं, हम भी गरीब हैं क्योंकि हम कोई अंबानी के परिवार के तो है नहीं। आपको ही पता है कि 10 महीनों में हम लोग की हालत तो क्या हो गई, खराब। तो ये मत डायलॉग मारना, बस आप गोल करो, और गोल करने का जैसे ही आज नहीं आए और एक डिब्बा में डाल दो 50 कि जो सर के नाम के 50, बस कोई दिक्कत नहीं है। तो हम तो कह रहे 2 दिन और नहीं आओ, हम बिल्कुल नहीं डांटेंगे क्योंकि 100 पक गए हमारे। तो बस ये पैटर्न अगर है तो हमें कोई दिक्कत नहीं। हमने अभी देखा काउंटर पर जाकर कम से कम 15 लड़के आज क्लास नहीं आए, एक आध दो ना आए ठीक है, 15 लड़के क्लास नहीं आए। आपको नहीं लगता कि ये बहुत कमी है? शाम को 3 से 5 आपकी क्लास सेल्फ स्टडी की लगती है, जितने बच्चे आते हैं उनको पता है उनको क्या मिल रहा। कुछ लोग अरे यार पढ़ा नहीं तो है, हम घर में पढ़ लेंगे। तो भैया हमारी क्लास छोड़ दो, आप तो घर में सब कुछ पढ़ लोगे, आप पढ़ लो आप घर में। तो आप ये थोड़ा सा यार सुधार लो
क्योंकि अगर हम 2 टाइम क्लास लगा रहे तो आपके लिए लगा रहे, आपको आना ही होगा। ठीक है, चलिए आज समय ज्यादा बर्बाद हो गया। ये द्रव वाले सुनो, द्रव में बहुत लंबा लेक्चर चलना है। द्रव में द्रवों का दाब, श्यानता, पृष्ठ तनाव, आयतन, घनत्व, पानी का आयतन 4 डिग्री पर। ठीक है, क्लियर है? तो ये चैप्टर हम सोमवार, ठीक है, शाम को हो सकता है कि हम आपका ये चैप्टर आगे बढ़ा दें। हो सकता है माहौल अच्छा रहा, मन अच्छा रहा, तो शाम के 3 बजे की क्लास में हम ये वाला चैप्टर क्लियर करा देंगे। तो जल्दी से हमारा ये लेसन खत्म हो जाएगा। तो 2 और बच्चे हैं, ऊर्जा वाला और एक लाइट वाला। ठीक, चलिए निकल जाइए। क्या? हाँ वहां रखा है। तो बात कराओ, हमारी कितने लड़के नहीं आए हैं? बोल रही ना सोमवार को क्लास है। क्लास सोमवार को ही उनको अंडरस्टूड है।